एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है द लाइव इंडिया के ख़ास प्रोग्राम शिक्षा संवाद में। और आज के हमारे मेहमान हैं आर्य एजुकेशनल कंसल्टेंट के डायरेक्टर आफ्ताब शेख। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th और 12th के बाद बच्चे क्या करें, क्योंकि बहुत सारे बिहार बोर्ड के बच्चे ऐसे होते हैं जो असमंजस की स्थिति में बने रहते हैं कि इंटर के बाद क्या करना है, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। तो हम इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे और जो भी बच्चे के अगर सवाल होंगे आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का अवश्य जवाब दूंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ कंसल्टेंसी के बारे में हम जान लेते हैं। और बहुत सारे बच्चे को ये भी नहीं पता होगा कि कंसल्टेंसी हकीकत में कहते किसको। तो मैं चाहूँगा कि आप शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने कि कंसल्टेंसी होती क्या है। ये लोगों के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है कि आखिर हम कंसल्टेंट के पास क्यों जाएं, किसी कंसल्टेंट ने मेरे साथ फ्रॉड कर लिया, किसी ने मुझे फीडबैक सही नहीं दिया। कंसल्टेंट का मेन मतलब होता है किसी भी बच्चे का सही मार्गदर्शन करना। ठीक है, जो हम लोग काउंसलिंग करते हैं तो बेहतर से हम लोग की ये पहली फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि बच्चों का बेहतर से बेहतर मार्गदर्शन हो, जिससे वो अपने फ्यूचर में एक सही रिजल्ट ला सके, उसे ज़िंदगी में क्या बनना है वो समझ पाए। तो कंसल्टेंसी तो लोगों के माइंड में आते हैं, पता नहीं ये कंसल्टेंसी है, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन हम लोग एक जो है वर्क करते हैं ऐसा जिसमें बच्चों का बेहतर से बेहतर कैरियर काउंसलिंग हो, कैरियर गाइड हो, कि अगर बच्चों ने जो है किसी को फ्यूचर में क्या बनना है उनको बेहतर पता नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। कॉलेजेस होना नहीं मेन बात नहीं है, मेन बात है टॉप कॉलेजेस होना। कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन स्टडी लेवल क्या है। तो हम लोग कंसल्टेंट होकर सिर्फ अपने ऑफिस में नहीं बैठते हैं, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हमारी कंसल्टेंसी तो इंडिया से लेके अब्रॉड तक, अगर मैं बात करता हूँ अब्रॉड की, तो रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, बांग्लादेश, यूक्रेन, आर्मेनिया, जॉर्जिया, रशिया, बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ है। वहाँ मैंने जा कर के स्टडी लेवल देखा है कि वहाँ के बच्चों में क्या स्टडी लेवल होता है। तो कंसल्टेंसी का मतलब सिर्फ एक जगह बैठ के किसी बच्चे का मार्गदर्शन नहीं करना है, बल्कि दूसरी दूसरी जा कर के वहाँ के टॉप कॉलेजेस को निकालना कि किस में स्टडी लेवल बेहतर है। तो उस स्टडी लेवल को देखते हुए हम लोग वहाँ बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा टॉप कॉलेजेस में चाहते हैं कि बच्चे अपना एडमिशन करा सकें। और अगर आप बात करते हैं कि भाई हमारे ही थ्रू क्यों कराएंगे, एक ये भी सवाल होता है कि हम कंसल्टेंसी के थ्रू क्यों कराएंगे। ठीक है, हम ये बिल्कुल भी नहीं कहते कि आप हमारे ही थ्रू कराएं, बट जो गाइडलाइंस होता है वो हमें पता होता है कि आपके बच्चे को अगर इतना मार्क्स है तो जो है हम उसका बेहतर गाइडलाइन करें। और कोई भी कंसल्टेंसी, मैं ये कह के देता हूँ, कभी वो नहीं कह चाहती है कि आप हमारे थ्रू ही एडमिशन लिए। नहीं, आप अपना कैरियर काउंसलिंग तो हमसे कराइए। आप टॉप कॉलेजेस के बारे में जानकारी तो लीजिए, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानकारी तो लीजिए, इंडिया से बाहर के जो कंट्री के जो कॉलेजेस हैं उनके बारे में पूछिए तो सही। ये मैटर नहीं करता कि आप सिर्फ कंसल्टेंसी से एडमिशन लीजिए। इंटर के बाद कई ऐसे बच्चों को देखा यह जाता है कि वो असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि करना क्या है। तो हमारे पास आर्य एजुकेशन कंसल्टेंट के डायरेक्टर हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। और कहीं ना कहीं इनके पास जो बच्चे आते हैं काउंसलिंग कराने के लिए, तो सभी बच्चों का माइंड रीड जरूर करते होंगे और बच्चे क्या चाहते हैं, कौन कौन सी क्षेत्र में उनकी समस्या है और क्या वाकईतन वो जो करना चाहते हैं उसमें वो अपने आप को नहीं बना पा रहे, इन सारे सवालों पे जवाब चाहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम मैट्रिक के बाद देखें तो बच्चे जो मैट्रिक के बाद समझिए कि उनका जो पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड शुरू होता है, फिर वो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी ऑप्ट करते हैं, उसके बाद फिर बच्चे सर्च करते हैं कि आखिर में हमको अपने कैरियर को सुधारने के लिए करना क्या है। और उसके बाद वो सर्च करते हैं, अभी तक कोई डिसाइड नहीं है कि हमको कौन से कोर्स में करना है, किस में अपना कैरियर बनाना है, उसके बाद डिसाइड करते हैं। तो वैसे बच्चों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पे ये एक बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड मामला है कि हम 12th में एडमिशन ले लिए, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, लेकिन मेरा जो मोटो है, मेरे लाइफ का जो गोल है वो मुझे पता ही नहीं है। तो उस वक्त जब आप कॉमर्स लेके मुझे ये कहेंगे कि सर मुझे एमबीबीएस के लिए डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है, तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल। आर्ट्स लेके आप कहेंगे कि इंजीनियरिंग करना है, तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल। तो मैं ऐसे बच्चों को पहले तो ये कहूँगा कि आप सबसे पहले जब मैट्रिक पास हों तो कम से कम कैरियर काउंसलिंग ज़रूर कराएं। और किसी दूसरे को देख के आप ये मत सोचें कि अगर उसने इंजीनियरिंग किया है और वो इतना ज़्यादा सैलरी कमाता है, उसके पैकेजेस इतने अच्छे हैं, तो मैं भी इंजीनियरिंग करूँ। नहीं, आपका दिल क्या कहता है, आपके अंदर से क्या आवाज़ें आती है,
आपको वो सुनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं, और उसके बाद तब आप 12th में एडमिशन ले, क्योंकि जो पहला पड़ाव है वो पार करने के बाद आपकी ज़िंदगी का सही स्ट्रगल शुरू होता है। और आपने अगर 12th में सही डिसीजन नहीं लिया तो ये आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि 12th में आपने रखा कॉमर्स, अब आप कह रहे हैं कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, आपने रखा आर्ट्स और उसके बाद कहते हैं फार्मेसी करना है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ये तो कोई नहीं कर सकता। तो आपको तो एक गोल सेट करना पड़ेगा कि आपके अंदर आपके जो मैट्रिक के मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग, आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंग, और आपका दिल क्या कहता है, आपको किस चीज़ में दिल लगता है, वही काम आपको बेहतर करना चाहिए। तो पहले आप एक गोल सेट करें कि आपको मैट्रिक के बाद 12th करना है। बहुत से ऐसे कोर्स हैं, मैं यहाँ पे छोटा सा एक और एग्जांपल देता हूँ कि मैट्रिक के बाद भी बहुत से कोर्सेज हैं जो डिप्लोमा लेवल के होते हैं, जिसमें पॉलिटेक्निक आ जाता है, डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट आ जाता है, ITI आ जाता है, और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो मैट्रिक लेवल पे होता है, जिसमें पारामेडिकल्स भी आ जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं, जिनके फाइनेंशियल वीक है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द कुछ करना है, तो ऐसे बच्चे मैट्रिक के बाद भी हमसे बात करके बेस्ट कोर्सेज में एडमिशन करा सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद जो बच्चे 12th और लॉन्ग काम करना चाहते हैं, लॉन्ग में मतलब ज़्यादा वक्त तक पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें पेरेंट्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन बच्चों को अपना एक गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। सभी के लिए रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे साइंस पे। सबसे पहले साइंस पे आते बात, वहाँ से कई ऐसे रास्ते हैं, कई ब्रांच है, बच्चे के लिए पूरा रास्ता खुला हुआ है, जहाँ भी जा सकते हैं, जहाँ मर्जी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पे 2-3 बातें ध्यान में रखते हुए जानकारी दीजिएगा। एक, पहला कोरोना पेंडेमिक। दूसरी बात यह है कि बच्चे के एवरेज को भी देखते हुए कि बच्चे किस एवरेज के बच्चे हैं, और उनको भी ध्यान में रखते हुए जवाब दीजिएगा कौन सा कोर्स उनके लिए बेहतर हो सकता है। देखिए, ये तो खैर सिचुएशन है, और मैं दुआ करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों को ये कहता हूँ कि आप भी दुआ करें कि ऐसी चीज़ें जो हो चुकी है वो अब ना हो। हाँ, और अब रही बात कि हमें आर्थिक स्थिति पे भी ध्यान देना चाहिए, और जाहिर सी बात है कि एजुकेशन लेवल कहीं का अच्छा होता है, किसी कंट्री का अच्छा होता है, तो जाहिर सी बात है कि एजुकेशन लेवल अच्छा होगा तो हमारी विकसित भी ज़्यादा होगी। तो अब बात ये करना है कि आपका जो टॉपिक है वो साइंस से है, ठीक है। तो साइंस का स्टूडेंट एक ऐसा स्टूडेंट है, साइंस के स्ट्रीम एक ऐसा स्ट्रीम है जिसके बच्चे किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कम, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब साइंस के बच्चे अगर BBA वगैरह करना चाहें तो ये थोड़ा सा एक सेंस की बात होती है कि पता नहीं वो बच्चे BBA क्यों कर रहे हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जो साइंस से जुड़े हुए हैं, उस कोर्सेज में कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग इसमें कैटेगरी वाइज डालते हैं, तो सबसे पहले तो आपको मेडिकल लाइन पे ध्यान देना है जो साइंस के बच्चे हैं, क्योंकि साइंस में 2 पार्ट्स हैं, PCM और PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। तो हम 2 पार्ट में हैं, तो दोनों पार्ट को पहले अलग अलग कर देंगे। तो मैथ्स के बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है वो इंजीनियरिंग पे ध्यान देंगे। इंजीनियरिंग में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, और अब इंजीनियरिंग अगर कोई मैथ्स के बच्चे हैं वो फार्मेसी में भी जा सकते हैं, अब हम बात करते हैं फार्मेसी कौन सी, D फार्मा, B फार्मा? बैचलर ऑफ फार्मा। कई बच्चों के अंदर ये कन्फ्यूजन रहता है हकीकत में, लेकिन यहाँ पे ही क्लियर कर दें कि अगर आप मैथ्स से हैं तो B फार्मेसी कर सकते हैं, जी। अगर आप बायो से हैं तभी आप D फार्मेसी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, दोनों बच्चे। मैथ वाले D फार्मेसी नहीं कर सकते हैं। जी चलिए देखिए, बैचलर ऑफ फार्मेसिस्ट जो है वो साइंस के बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात कि और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, मेडिकल में हम आते हैं, तो सबसे पहले तो बच्चे MBBS करेंगे, BDS करेंगे। अब BDS के बाद भी बहुत सारे बच्चे, क्योंकि डिपेंड करता है बजट के ऊपर। जिस आपने कहा कि अभी के हालात को देखते हुए, लेकिन हालात के साथ साथ जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो नीट के एग्ज़ाम होते हैं, लगभग मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस साल लगभग 15 लाख बच्चे नीट का एग्ज़ाम दिए। लेकिन हमारे इंडिया में सीटें कितनी है, अगर बात करते गवर्नमेंट की तो लगभग 39 से 40 हज़ार सीटें हैं, प्राइवेट की तो 35 हज़ार सीटें हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी तो 7 से 8 हज़ार सीटें, लगभग कुल मिला के 80,000 अप्रॉक्स जाता है जो इंडिया के पास सीट है। लेकिन जो बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया वो 15 लाख है अप्रॉक्स, बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे उनको बेहतर से बेहतर ये सोचना चाहिए कि अगर मैं 2-3 बार मैंने दिया है और मुझे मार्क्स किस अकॉर्डिंग है, ज़्यादा अगर उनको लग रहा है कि नहीं मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ, तो क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ज़बरदस्ती जो है वो चले जाते हैं तैयारी करने के लिए और करते भी हैं, लेकिन उससे रिज़ल्ट बहुत बेहतर नहीं होता और गार्जियन का फाइनेंशियल बहुत वीक हो जाता है।
तो मैं ऐसे बच्चों को ये कहूँगा कि आपके पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे हमारी कंपनी अब्रॉड में एडमिशन कराती है एमबीबीएस में, तो वहाँ के एमबीबीएस की जो पैकेज होती है बहुत कम होती है। अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं आपको बता देना चाहूँगा 20 लाख में आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में, जो वहाँ की गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जो अब्रॉड की गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उन कॉलेजेस से आप 20 लाख में सारे एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं आगे बात करूँगा अदर कंट्री में। जी, अदर कंट्री में। अब एमबीबीएस छोड़ के बीडीएस की बात कर लेता हूँ। अगर बीडीएस में भी आप नहीं ले सकते हैं तो आप बीएमएस में ले सकते हैं, जिसमें आयुर्वेदिक होता है। यूनानी में आप ले सकते हैं बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीवाईएमएस, ये सारे भी कोर्सेज़ हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं कि नहीं हमको करना तो मेडिकल लाइन में है, लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते हैं, फाइनेंस मेरा इतना भी नहीं है, क्योंकि जितने भी कोर्सेज़ मैंने बताए वो अप्रॉक्स 15 लाख रुपीज़ के अंदर का है। अब अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो, आप बीएससी नर्सिंग तो कर सकते हैं। इसका एक्सपेंसेस अप्रॉक्स आपको 6 लाख जाएगा। बी फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसिस्ट कर सकते हैं। बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं, पैरामेडिकल के भी अंदर कोर्सेज़ हैं, बीएससी ऑप्टोमेट्री, बीएससी ओटीटी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसमें खास करके साइंस के बच्चे बायो से हों या मैथ्स से हों, वो अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं। बट उनको इन चीज़ों में बेहतर नॉलेज होना चाहिए कि मेरे लिए क्या बेहतर है, उस तरीके से वो चूज़ करें। अगर हो सकता है तो वो समझे, नहीं तो वो हमारे जैसे लोगों से कहीं भी हो, ये मैटर नहीं करता। आपके चैनल के थ्रू हमारी कंसल्टेंसी पे डायरेक्ट कॉल करके किसी के भी थ्रू वो अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आपके कमेंट्स में भी करें तो आप हमसे ज़रूर पूछिए, मैं आपको हर वक्त जो है इस चीज़ों के लिए तैयार रहूँगा। मैथ वाले स्टूडेंट्स, देखिए, मैथ के लिए तो सबसे पहले आता है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में बहुत सा फील्ड है। होता क्या है ना कि अभी इंजीनियरिंग का जो मामला हालात चल रहा है, सब कहते हैं यार इंजीनियरिंग में जॉब नहीं है, हाँ पता नहीं इंजीनियरिंग में जॉब होगा कि नहीं होगा। तो एक बड़ा सुन के बड़ा दुख होता है, ठीक है, क्योंकि जब पहले के वक्त को मैंने देखा है कि लोग इंजीनियरिंग करते तो थे, ठीक है, लेकिन उन कोर्सेज़ में करते थे सिर्फ जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज होती थी, ऐसे कोर्सेज़ को वो छाट देते थे। मैं कई ऐसे कोर्सेज़ का नाम बता सकता हूँ जो कोर्सेज़ अभी के डेट में बहुत हाई लेवल है, लेकिन उसमें कोई करता ही नहीं है, कोई जाना नहीं चाहता। अब कहते हैं लोग सीएस करेंगे, कंप्यूटर साइंस, अब मैं मैकेनिकल करूँगा, बीटेक मैकेनिकल में जाएंगे, बीटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में करूँगा, ठीक है। तो ये सब तो लगातार बच्चे करते ही हैं, लेकिन मैं अगर बात करता हूँ इसमें कि आप बीटेक में ऑयल रिफाइनरी में जाएँ, बीटेक में एरोनॉटिकल में जाएँ, बीटेक के मैनेजमेंट सारे बहुत सारे मैनेजमेंट्स लेवल के हैं, आप उसमें जा सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को समझना पड़ेगा कि हम उन कोर्सेज़ में जाएं जहां मेरा पहले से रुझान हो, मेरा दिल हो, मेरा इंटरेस्ट हो। बिल्कुल बिना इंटरेस्ट के आप काम नहीं कर सकते। हम ज़बरदस्ती आपको अगर धक्का मार के कोई काम कराएं और आपका इंटरेस्ट उसमें ना हो तो बताएं, आप करेंगे वो काम? नहीं तो 3 इडियट देख लीजिए। बिल्कुल, ये एकदम एक मिसाल है कि उसमें जो फरहान था, जिसके फादर का ये ख्वाहिश थी कि वो बीटेक इंजीनियर बने, लेकिन बाद में चल के उसके फादर ने जो है उससे खुद पूछा लास्ट में, जब उनको ये चीज़ें फील हुई। तो उसी तरीके से मैं ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से हर वो पेरेंट्स को कहूँगा कि आप अपने बच्चों से ज़रूर एक बार पूछें, ज़रूर एक बार जानें कि जो है उनका किस चीज़ों में इंटरेस्ट है, वो किन कामों में अपना किस फैकल्टीज़ में अपना रुचि रखते हैं, उसमें उनका आप एडमिशन कराएं। तो आपका रेशियो जो होगा वो सक्सेस रेशियो होगा। चलिए अब हम कॉमर्स पे आते हैं जी। लेखा जोखा सारा हिसाब कॉमर्स पे आ जाता है। हाँ बिल्कुल। और चूँकि बिहार में बहुत कम, अगर आप आंकड़ा भी निकालें तो बिल्कुल प्रतिशत जो है उसका बहुत कम है। जी। बच्चे बहुत कम कॉमर्स फील्ड में जाते हैं। अब क्या पता वो उनको फ्यूचर नज़र नहीं आता है या फिर उनके इंटरेस्टिंग के अकॉर्डिंग। अब कैसे बच्चों को बताएंगे कि कॉमर्स में कौन कौन से किस किस क्षेत्र में आप जाकर कैरियर बना सकते हैं? देखिए, अगर कॉमर्स का आपने बात किया तो शुरुआत में ही आपने कह दिया कि ये बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर से भी हटके बहुत सारी चीज़ें। पहले तो हम लोग बैंकिंग सेक्टर पे बात कर लेते हैं कि हमारे बिहार में ख़ास करके बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, इन सब चीज़ों में लोगों की ज़्यादा रुझान रहती है, बच्चों की ज़्यादा रुझान रहती है। लेकिन मैंने क्या किया, मैं एक चीज़ आप बार बार कहता रहूँगा, पहले अपना गोल सेट करें। अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कॉमर्स के अंदर कौन कौन से ब्रांचेस हैं जिसमें मैं आगे की पढ़ाई कर सकता हूं और जॉब के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो आपको पहले इस पे कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ क्या होता है, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि चलो क्या कहते हैं गवर्नमेंट में अप्लाई करेंगे, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गवर्नमेंट में अप्लाई करेंगे, बहुत अच्छी बात है और मैं दुआ करूँगा कि गवर्नमेंट में हो जाए आपका, लेकिन आपको आपका सिस्टम तो सही होना चाहिए ना। आप जिस चीज़ों में एडमिशन ले रहे हैं उससे उसका पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं बैंकिंग से हट के, तो सीए, जिसके लिए सीपीटी का
आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप सीए की तैयारी कर सकते हैं, तो कॉमर्स में भी है। अब बात करते हैं बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एक बहुत मतलब 5-10 सालों से ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे गया है, ट्रेंड में चल रहा है। ज़्यादातर बच्चे बिजनेस जो है बीबीए करते हैं। बीबीए के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहता हूँ कि आज के डेट में जो कंपनीज़ है, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज़ है जो इंडिया से लेके हर कंट्री में है, उनको एक मैनेजमेंट का चाहिए। अगर बात एमबीए की होती है तो वो थोड़ा हायर हो जाता है, लेकिन वहाँ पे हम लोग बीबीए की बात करते हैं। काम लगभग सेम ही होता है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कहीं ना कहीं बिजनेस आ रहा है इसमें, चाहे बिजनेस किसी भी टाइप का हो, उनको बस उस तरीके से अपना काम करना है। तो बीबीए में भी आप जा सकते हैं। अब बात करता हूँ बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बीएचएमसीटी, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड टूरिज्म। देखिए कितना लंबा नाम है, लंबा नाम के हिसाब से इसका काम भी बहुत बड़ा है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड टूरिज्म। अब देखिए इसमें 3 चीज़ें जुड़ी है, एक तो होटल मैनेजमेंट, एक कैटरिंग, एक टूरिज्म। मैंने तीनों को अगर अलग अलग कर देता हूँ तो होटल मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स हैं, ठीक है। उस होटल्स में जो मैनेजर होते हैं, जब हम उस होटल में जाते हैं, वहाँ ठहरते हैं, तो अगर जो स्टाफ होते हैं उनसे कोई किसी चीज़ की गलती हो जाती है, कोई ग्लास टूट जाता है या सफाई में कोई प्रॉब्लम है, कुछ होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, कॉल योर मैनेजर। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं इससे क्यों बात करूँ, ये तो स्टाफ है। तो हमारे ज़बान से जस्ट निकलता है कॉल योर मैनेजर, आई वांट टू टॉक विद हिम। तो जाहिर सी बात है कि मैंने उसको कहा मैनेजर को बुलाओ, तो वो मैनेजर जो होगा जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं बैचलर डिग्री वाला होगा, जो बीएचएमसीटी कर रखा होगा। तो उनसे हम लोग अपने बातों को डिस्कस करते हैं। तो होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग की अगर बात कर लें तो जाहिर सी बात है हम जिस होटल में रहते हैं तो वहाँ खाना भी खाते हैं, रेस्टोरेंट भी होता है उनका, तो उस कैटरिंग को मैनेजमेंट करना। टूरिज्म की अगर बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी एक इस जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें हेल्प चाहिए, सर हमको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो हम अपने डेस्टिनेशन बताते हैं तो वो हमें हेल्प करते हैं टूरिज्म के नाम पे। तो ये भी एक बहुत अच्छा उभरता हुआ नाम है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड टूरिज्म। और भी इसमें बहुत सारा है, बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग है, जिसमें जिस तरीके से आप देख रहे हैं बैचलर ऑफ वेडिंग प्लानर है। अब हम देखते हैं कि हम लोग अपने चाहते हैं कि हम लोग शादियों में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर पाएँ और जो है बेहतर से बेहतर सारी चीज़ों का इंतज़ाम हो, लेकिन हाँ, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि हमारे पास वो चीज़ें मौजूद नहीं होती है। तो हमको चाहिए कि अभी जो मतलब ट्रेंड्स चल रहा है इस चीज़ का कि जो है वेडिंग प्लानर का, कि भाई हमारे यहाँ कोई पार्टी है तो हम पार्टी प्लानर को बुलाएंगे और उनसे सारा काम कराएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा जो है स्टेप चल रहा है जिसमें बच्चे अपना बेहतर कैरियर बना सकते हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं बार बार एक चीज़ कहूँगा, बिना रुचि आप कोई काम नहीं कर सकते। आर्ट्स के बच्चे भी कई सारे आते हैं और वो कहते हैं कि कोई ग्रेजुएशन करके आते हैं या फिर इंटरमीडिएट के बाद कहते हैं कि हम अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि एक्चुअली में आर्ट्स के बच्चे कौन कौन से क्षेत्र में जा सकते हैं। आप उनको कैसे समझाएंगे? देखिए बात तो सही है कि ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है उन कोर्सेज़ को खोज निकालना जो आर्ट्स के थ्रू होता है तो कोर्सेज़ है। अब मैं बात करूँगा अगर कि जैसे होटल मैनेजमेंट भी हो जाता है और कई ऐसे कोर्सेज़ हैं जो आर्ट्स से भी होते हैं। तो ये लेकिन ये है, डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी से एडमिशन लेना चाहते हैं, किस कॉलेजेस में लेना चाहते हैं, वो कॉलेज उसको अप्रूवल देती है कि नहीं देती है। क्योंकि जैसे हमने कहा ना कि कंसल्टेंसी का काम सिर्फ एडमिशन कराना और आपका मार्गदर्शन करना नहीं है, हमारा काम है आपके ईच एंड एवरी थिंग को देखना। आपने जो मार्क्स लाया उस मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, वो बेहतर से बेहतर प्रोवाइड कराना। तो आर्ट्स के ही बहुत सारे बच्चे हैं जो होटल मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग वाले लाइन में वो जा सकते हैं, और अगर बात किया जाए तो जो है बीबीए में भी जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसमें आर्ट्स के बच्चे अपना बेहतर ख्वाहिश बना सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर के। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं, ख़ास करके लॉकडाउन के बाद तो और भी इसकी संख्या बढ़ी होगी जैसी ये संभावना है, क्योंकि फिनंशियल डायरेक्ट असर पड़ा है। और तो हम जानेंगे आर्य एजुकेशन कंसल्टेंट के डायरेक्टर आफ्ताब शेख से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे कौन कौन से बच्चे ले सकते हैं, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ कौन कौन से बच्चे उठा सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं और ये पैसा कब आता है, कैसे आता है, बच्चे के अकाउंट में डायरेक्ट आता है या फिर कॉलेज को जाता है, इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो आप सबसे पहले बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में शॉर्ट में जानकारी दीजिए, और ताकि बच्चों को कन्फ्यूज़न भी कोई ना रहे। देखिए ये ख़ासकर उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अपना ज़्यादा जिसका फाइनेंशियल वीक है, ख्वाहिश तो है आगे पढ़ने की लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। तो बिहार गवर्नमेंट ने 1 लाख ऐसे बच्चों को ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने का वादा किया है
जिन बच्चों के पास पैसे के अभाव के कारण वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो मूल राशि है वो है 4 लाख का, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि किन किन सब्जेक्ट की, किन किन फैकल्टीज़ के बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हायर लेवल में भी जाएँ तो बहुत सारे ऐसे MBBS में भी मिल सकता है, BMS BOMS BHMS वगैरह में भी मिल सकता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा हाई लेवल हो जाता है कि वहाँ के बच्चे खुद कैपेबल होते हैं जो बहुत कम जो रहते हैं। वो कोर्स करना जी चाहते जी हैं। जी। लेकिन हम ऐसे बच्चों की बात करेंगे जो पार्टिकुलर एक मिडिल फैमिली से, एक लो फैमिली से बिलोंग करता हो और इच्छुक तो है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने बात किया होटल मैनेजमेंट, ठीक है। मैं अगर बात करता हूँ BSc नर्सिंग की, BA फार्मेसी की, बैचलर ऑफ फार्मेसिस की, अगर मैं बात करता हूँ आपको एग्रीकल्चर का, ठीक है, BBA का, BCA का, तो इन सब कोर्सेज़ में भी 4 लाख का लोन दिया जाता है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जिसमें बच्चे अपने आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी राइज होते हैं कि किन किन कॉलेजेस को मिलेगा। तो NAC A ग्रेड कॉलेज, NIRF और NBA रैंक के कॉलेज, ऐसे कॉलेज जो आएंगे तो बेहतर है कि वो कॉलेज भी अच्छे होंगे। तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि कैसे कॉलेज होंगे। हम एक चीज़ कहेंगे यहाँ पे कि बहुत सारे बच्चे का सवाल होता है कि पता नहीं वो कॉलेज होगा तो कैसे होगा, किस कॉलेजेस को मिल जाएगा। वो उनको बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि ये NAC A ग्रेड कॉलेज की रैंकिंग जो है तो ये अपने आप में गवर्नमेंट रैंक करती है इन कॉलेजेस का। तो आप और हम कैसे कह सकते हैं ये कॉलेज ख़राब होगा। बट ये है कि आपको बेहतर कंसल्टेंट को पकड़ना चाहिए जिनसे आप कॉलेजेस के बारे में पूरी जानकारी ले सकें, आप खुद भी उसको सर्च करें। और मैंने जैसा पहले बोला था कंसल्टेंट के बारे में, कंसल्टेंसी के बारे में, तो आप उन बच्चों से ज़रूर बात करें जो बच्चे उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। प्रोसेस क्या हो सकता है? सबसे पहले तो बच्चे को एक कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, और कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। एडमिशन के बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं, चाहे वो 500 1000 हो 2000 हो, वो कॉलेज के अकाउंट में उनको डालना है, या कॉलेज के जो उनसे की फ़ीस होती है उस अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद उनका एडमिशन हो जाता है। एडमिशन के लिए उनको 10th 12th का डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, आधार कार्ड देना पड़ता है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID देना पड़ता है, जिससे हम लोग उसका एडमिशन करा देते हैं, ठीक है। एडमिशन कराने के बाद जब उसका हार्ड कॉपी आ जाता है, उस हार्ड कॉपी को लेके और साथ ही साथ 10th का ऑल डॉक्यूमेंट्स, 12th ऑल डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल ID ये सब लेकर के बच्चे को DRCC ऑफिस जाना पड़ता है, जहाँ से वो उस बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई करेगा। अब ये जो फॉर्म अप्लाई करेगा तो उसके बाद उसके लोन का सेंक्शन होगा, जिसमें अप्रॉक्स 90 डेज़ लग जाते हैं। और साथ ही साथ पेरेंट्स की मौजूदगी भी होनी चाहिए, पेरेंट्स को भी अपना आधार कार्ड लेके जाना है, किसी एक को, या तो फादर जाए या मदर जाए, ठीक है। बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। लेकिन 90 डेज़, अप्रॉक्स 100 डेज़, 120 डेज़ लग ही जाता है प्रोसेसिंग होने में। मतलब जो बच्चा अगर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लेना चाहते हैं तो वो शुरुआत अभी से कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। बाद में फिर समय नहीं होगा उनको। देखिए एकदम सही आपने कहा है, और मैं बता देना चाहता हूँ 2020 जो हम 2020 जो गया है पैक में, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं ले पाया। शायद उनको गाइडलाइन नहीं था, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में पता नहीं था, कॉलेजेस नहीं मिला, या वो किसी वजह से लेना नहीं चाहें। तो हमारे पास अभी भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, और इस बार तो और ज़्यादा मतलब बच्चों की होड़ हो जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि जो 2020 के बच्चे और 2021 में जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उनके बच्चे, दोनों बच्चे मिक्स होंगे, और कहीं ना कहीं कॉलेजेस में सीट की बहुत ज़्यादा कमी होगी। तो मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूं कि अभी एडमिशन तो नहीं हो रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन ज़रूर हो रहा है। तो आप किसी न किसी कॉलेज को सेलेक्ट करके वहां रजिस्ट्रेशन करा लें, अपने नाम की एक सीट बुकिंग करवा लें, जिससे आपको कम से कम आपकी सीट बुक हो जाएगी, और उसके बाद आपका एडमिशन लेटर निकलेगा। उसके बाद आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हम आपके लिए इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।